एवरीवन, मैं अभिषेक मिश्रा फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आप लोगों को टीच करूँगा सेमेस्टर में सब्जेक्ट एनर्जी कंजातो है। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, सब्जेक्ट एक्चुअली है क्या, सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, मॉड्यूल क्या है, एग्ज़ाम्स पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर टाइम रहा इस सीरीज़ में या फिर अगले वीडियो में फिर हम लोग चैप्टर 1 से तो अभी रेफरेंस के लिए जो मेरे पास बल है, आप लोग किसी भी ले सकते हो जो आपके लिए सूटेबल हो। ठीक है, दोनों में स्टोरी लगभग वैसी ही है, सिलेबस वैसा ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेज है। कुछ चीज़ें यहाँ मिलेंगी जो वहाँ नहीं है, कुछ चीज़ें उसमें है जो पॉइंट पे अपने टॉपिक रिजर्वेशन यानी कि ऊर्जा का संरक्षण। आप सभी लोग परिचित हो गए ऊर्जा से। ठीक है, हमारे डेली लाइफ में ऊर्जा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, ऊर्जा हम हमेशा अपने आसपास जो भी चीज़ें फंक्शनिंग हो रही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें ऊर्जा का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो इस सब्जेक्ट में बात क्या होनी है कि उस एनर्जी को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे उसको कंजर्व किया जाए, कैसे उसे बचाया जाए। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपको एक जागरूकता देगा कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हमारे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो या व्हाटएवर, कोई भी एनर्जी का फॉर्म हो, उसमें हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं कि वहाँ पे हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकें। ठीक है, ये सब्जेक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप आगे देखोगे, और कुछ क्लासेस में मैंने बताया भी है कि इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है, यानी हमारे देश की आबादी इतनी ज़्यादा है कि सबसे ज़्यादा हमको अपनी आय का एक बहुत बड़ा ज़रिया, एक बहुत बड़ा स्रोत, हमें अपने लोगों की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में व्यय करना पड़ता है। अर्थात हमें एनर्जी परचेज़ करना पड़ता है, हमें ऊर्जा का आयात करना पड़ता है विभिन्न देशों से। एग्ज़ाम्पल के लिए, हमें अच्छे क्वालिटी के अगर कोयले चाहिए, जिस कोयले से हम बिजली पैदा करते हैं, हमें वो आयात करना पड़ता है। हमें कच्चे तेल चाहिए जिसमें डीज़ल है, पेट्रोल है, हमें बाहर के देशों से आयात करना पड़ता है। ठीक है, हमें प्राकृतिक गैस चाहिए, एलएनजी है, सीएनजी है। ठीक है, ये हमें बाहर के देशों से आयात करना पड़ता है। तो जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, जो एनर्जी के मेन एस्पेक्ट्स हैं, जो मेन हमारे सोर्सेज हैं, वो कहीं ना कहीं हम उसे आयात करते हैं, और उस आयात के कारण हमें बहुत सारी चीज़ों को हमें पे करना पड़ता है, हमें बहुत सारी चीज़ें मनी के फॉर्म में पे करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो अगर हम ऊर्जा का संरक्षण करें, यानी कि जो हमारी बेसिक आवश्यकता है एनर्जी की, उसका तो इस्तेमाल करें ही करें, बट साथ ही साथ हम थोड़ा सा कंजर्वेशन करें, बचत करें, तो यह जो अतिरिक्त होने वाला भार है जो हमारे देश पे ही आर्थिक रूप से पड़ता है, उसमें कुछ कमी लाई जा सकेगी। अब यह जो देश पे अतिरिक्त भार पड़ता है, ये सिर्फ देश पे नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार के पास कोई अपनी जमा पूंजी तो होती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई गवर्नमेंट बाहर के देश से डीज़ल या पेट्रोल का आयात कर रहा है, इसका मतलब यह तो नहीं कि सरकार अपने जेब से पैसे दे रही है ना, वो पैसे हमारे और आप जैसे लोगों के टैक्स के पैसे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो अतिरिक्त बोझ है वो जनता पर ही पड़ता है।
समझ रहे हो बात? अगर वो अतिरिक्त बोझ जनता पे ना पड़े तो सरकार के पास जो अतिरिक्त पैसे बचेंगे ऊर्जा संरक्षण के द्वारा, वह विकास के कार्यों में खर्च हो सकते हैं। जैसे अस्पताल हुए, ठीक है, स्कूल हुए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, यहाँ पे सरकार इन्वेस्ट कर सकती है। बट हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, हम 135 करोड़ की आबादी हैं, तो इतनी बड़ी आबादी के लिए एक ऊर्जा की मांग को पूर्ण करना ये बहुत ही टफ है, ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है। और हमारे पास विशेषकर कि बहुत बड़े आय के स्रोत नहीं है, ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत नहीं हैं, ठीक है, स्रोत हैं लेकिन इतने बड़े भी स्रोत नहीं हैं कि पूरे देश की आबादी के ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से की जा सके। तो ऊर्जा संरक्षण का ये जो विषय होगा, यह हमारे आसपास होने वाली, चाहे फैक्ट्रीज़ हों, कोई संस्था हो, ठीक है, कहीं भी कोई घर में होने वाले ऊर्जा संरक्षण के उपाय हों, इन सब के बारे में एक बेसिक सा गाइडलाइन देगा, एक जागरूकता देगा, जिससे आप आने वाले समय में अपने और अपने आसपास के लोगों को अवेयर कर सकें ऊर्जा संरक्षण के महत्व को लेकर के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इससे एक अवेयरनेस लेंगे इस सब्जेक्ट को लेकर के। बात समझ में आ रही है? तो एनर्जी कंजर्वेशन ये पूरा हमारा सब्जेक्ट का नाम होगा। और चूँकि ये सब्जेक्ट आपके सभी सेमेस्टर के लिए कॉमन है, 4 सेमेस्टर सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, लाइक सिविल भी पढ़ रहा है, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ रहा है, मैकेनिकल भी पढ़ रहा है, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, तो ये वीडियो सबके लिए है, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा सिलेबस में डिस्कशन कर लेते हैं, सिलेबस के बारे में। ऑलराइट, सिलेबस की बात की जाए तो टोटल इसमें 10 या 11 चैप्टर्स मिलेंगे आपको। 10 चैप्टर है, ठीक है, टोटल आपको 10 चैप्टर मिलेगा। और शुरुआत होगी, हमारा पहला चैप्टर जो है बेसिक्स ऑफ एनर्जी से है, ठीक है, बेसिक्स ऑफ एनर्जी। बेसिक्स ऑफ एनर्जी या बेसिक ऑफ एनर्जी में बेसिकली हम लोग पढ़ भी चुके हैं, अभी तक मैं यूनिट चैप्टर 3 पे आपको क्लासेस में पढ़ा भी चुका हूँ। तो पहले जो चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, यानी कि ऊर्जा का वर्गीकरण, कि ऊर्जा हमारे पास कौन कौन से वर्गीकृत फॉर्म में है, क्या क्या उसके रूप हैं। जैसे हम प्राइमरी एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जी, कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, ठीक है, कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, चलो आप यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, सोलर फैक्टर, ऑफरी का सिनेरियो इंडिया में और अपने स्टेट उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है, कि हमारे यहाँ कंजम्पशन जो है डोमेस्टिक हो, इंडस्ट्रियल हो या एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें हैं ये देखेंगे, ठीक है। और इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी हमारे क्लाइमेट पे, यानी कि हमारे क्लाइमेट पे ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस बारे में देखेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा है क्या, ऊर्जा के क्या वर्गीकरण हैं इसके बारे में, ठीक है। और ग्लोबल फ्यूल रिज़र्व की जब बात करेंगे, ठीक है, जैसे पॉइंट 1.2 लिखा हुआ है ग्लोबल फ्यूल रिज़र्व, एक मिनट, ग्लोबल फ्यूल रिज़र्व, ग्लोबल फ्यूल रिज़र्व में जैसे वैश्विक स्तर पे जो भी फ्यूल है, हमारा ईंधन है, उसका क्या भंडारण की स्थिति है। जैसे में कोयला हमारा एक बहुत बड़ा फ्यूल है, यूरेनियम है, ठीक है, कच्चा तेल है, गैस है, ठीक है। तो वैश्विक स्तर पे ग्लोबली, यानी दुनिया के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में क्या स्थिति है इनकी, कितने भंडारण हैं, कितने ख़त्म हो चुके हैं, कितने अभी आने वाले समय में और हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सब की स्थिति के बारे में चर्चा होती है। फिर हम अगले टॉपिक में देख रहे हैं कि भारत के संदर्भ में
ऊर्जा करते हैं डोमेस्टिक में, यानी कृषि या अन्य क्षेत्रों में यूजेज ऑन क्लाइमेट। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट मतलब कि हमारे क्लाइमेट पे, हमारे पर्यावरण पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, हमारे जो भी घटनाएं हो रही हैं क्लाइमेट चेंज से लेकर के, एनवायरनमेंट से लेकर के, उसके बारे में इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोई भी अगर हम फ्यूल को यूज करते हैं, किसी प्रकार के फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो इस पूरे के पूरे फर्स्ट चैप्टर में इन्हीं बेसिक बातों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर में जब हम चलेंगे बेटा, तो सेकंड चैप्टर है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इसके बारे में यही है कि ऊर्जा संरक्षण के जो उपाय है और ऊर्जा संरक्षण के उपायों को कानूनी रूप से पालन करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, सरकार ने संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाया, एक एक्ट बनाया, उसे कहा गया एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। और चूंकि यह अधिनियम संसद में 2001 के साल में संसद से पारित हुआ, पास हुआ, तो इसे कहा गया एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम यह देखेंगे कि जो भी एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जो भी कदम उठाने हैं, ठीक है, जो भी कदम उठाने हैं उसको हम अगर कानूनी रूप से, यानी कि एक्ट के द्वारा, एक कानून के द्वारा क्या रेगुलेशंस हैं, क्या नियम होने चाहिए, सरकार चाहे वो अधिकार है, इसी आप देख सकते हो प्रावधान होंगे, क्योंकि कोई भी जब नियम होता है तो कुछ उसके प्रावधान होते हैं, तो क्या क्या उसके अंदर फीचर्स हैं। ठीक है, फिर स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब राज्य की और केंद्र की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको इम्प्लीमेंट कराने को लेकर के। फिर कुछ BEE की बात होगी, स्टैंडर्ड्स की बात होगी, स्टार रेटिंग की बात होगी, अर्थात कि कोई भी प्रोडक्ट हमारा है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हमारा है, वो प्रोडक्ट हमारा जो भी अवेलेबल है वो कितना बेहतरीन है एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको लेकर के इसमें डिस्कशन थोड़ा सा किया जाएगा। ठीक है, चलो एक मिनट। नेक्स्ट है बेटा हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम मोटर्स में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कि जो भी हमारे सप्लाई पॉसिबिलिटीज कंजर्वेशन की इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, जैसे हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ठीक है, हमारे पास मोटर्स हैं, ठीक है, ये क्या होता है। फिर हम समझेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो बिल होता है, हमारा जो बिजली का बिल घरों में आता है, वह किस प्रकार से बनता है, यानी किस प्रकार से उसको हम काउंटिंग करते हैं। ठीक है, टैरिफ सब सिस्टम क्या होता है, ये सब डिस्कशन होगा। तो आप देख रहे हो कि सारी चीज़ें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, ऐसा कुछ भी नहीं जिसमें बहुत सारे फार्मूला है। कहीं कोई ऐसा चीज़ नहीं मिलेगा आपको जो आपको याद करना है, बहुत ज़्यादा समझना है चीज़ों को। ठीक है, फिर अगले चैप्टर में ऐसे हम देखेंगे जो हमारे पास पंप्स हैं, एयर कंप्रेशर्स हैं, ठीक है, कुछ भी हमारे जो मैकेनिकल के इंस्ट्रूमेंट्स होते संबंधित आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास AC है, ठीक है, कंप्रेशर वम्प्रेशर है, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है एनर्जी कंजर्वेशन की। ठीक है, कैसे यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। अगले चैप्टर में 5th में आप देखोगे कि जो लाइटिंग है, यानी जो प्रकाश है, ठीक है,
लाइटिंग भी क्या है, एक तरह से एनर्जी ही तो है, प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। तो लाइटिंग में हमारे पास कई तरह की लाइटिंग्स होती है, उसके बारे में देखेंगे। लाइटिंग में क्या क्या हम और एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो कि जो बल्ब हमारे होते हैं, अब नए तरह के बल्ब आजकल एलईडी बल्ब का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे तमाम तरह के और इन्वेंशन हुए हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक होता है डीजल जनरेटर सेट होता है, डीजी सिस्टम, डीजल जनरेटर सेट सिस्टम, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, जब टाइम आएगा हम डिस्कस करेंगे, अभी हम बस सिलेबस के एक ओवरव्यू ले रहे हैं यहाँ पे। अगले चैप्टर में जो थर्मल यूटिलिटीज़ हैं, जैसे हमारे पास बॉयलर्स है, ठीक है, हमारे पास कूलिंग टावर्स है, यानी जो भी थर्मल यूटिलिटीज़ हैं, यानी जो थर्मल तापीय ताप से रिलेटेड कोई अगर हमारे पास है एनर्जी कंजर्व किया जा सकता है, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम लोग 7th में एनर्जी कंजर्वेशन ऑन बिल्डिंग कोड, यानी जो भी भवन है, कोई भी बिल्डिंग है, वो जब बिल्डिंग हमारा कितना एनर्जी कंजर्वेशन में सहायता कर सकता है। ठीक है, जैसे कोई बिल्डिंग इतनी अच्छी बने, इतनी बेहतरीन तरीके से हो कि वहाँ पे उस बिल्डिंग में हम जो भी ऊर्जा का इस्तेमाल करें वो कम से कम करें और बेहतरीन तरीके से वहाँ पे आउटकम निकले। ठीक है, तो उसके क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कि घर कैसा होना चाहिए, छोटा घर मतलब आवासीय घर कैसा होना चाहिए, इंडस्ट्री जो होती है, इंडस्ट्री का जो पूरा हमारा सिस्टम होता है, वहाँ पे कैसे घर होने चाहिए। तो एक यहाँ पे ये हम लोग एक तरह से बिल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर अगले चैप्टर में जो वेस्ट हीट रिकवरी है, यानी कि कोई भी अपशिष्ट होता है जो, ठीक है, जैसे मान लिया कि आप किसी चीज़, जैसे आपने गर्म इस्तेमाल किया और आपने सपोज आपने आलू आलू आपने कुकर में गर्म किए, ठीक है, तो आलू तो आपका उबल गया, लेकिन जो बचा हुआ गर्म पानी है वो वेस्ट हो गया ना। तो ऐसे जो हमारी इंडस्ट्री होती है, तो बहुत सारे वेस्ट चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे दोबारा रिकवर कर सकें, कैसे हम वापस जनरेशन कर सकें, उसके साथ साथ और क्या टेक्नोलॉजी होगी कि वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का हम यूज कर सकें, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर जनरल एनर्जी, जैसे आप देख रहे हो 9th चैप्टर में रूम है, लाइटनिंग है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, ठीक है, वाटर पंप है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जनरल लाइफ में हम और आप सभी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम आप मतलब हर जगह इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें ऐसा करें कि एनर्जी सेविंग हो सके। ठीक है, और लास्ट चैप्टर है हमारा एनर्जी ऑडिट के रूप में, यानी कि अगर कहीं भी एनर्जी से रिलेटेड कोई भी लेखा जोखा करना है, ठीक है, कुछ ऑडिट करना है, ठीक है, तो क्या क्या उसके मेथोलॉजीज़ होंगे, यानी क्या क्या तरीके होंगे ऑडिट करने के, क्या उस तरह से हम रिपोर्टिंग करेंगे। जैसे आप किसी टीचर को या अपने एचओडीज़ को आप जब लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो ना, आपको तबीयत ख़राब है, आपको छुट्टी लेनी है, तो एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी जगह पे एनर्जी का ऑडिट करेंगे, ऑडिट का सिंपल सा मतलब यही है कि कितना हमने लागत लगाया और कितना हमको लाभ या हानि हुआ, समझ रहे हो। तो ये जो ऑडिट होता है, लेखा जोखा होता है, इसका भी एक तरीका होता है, तो ये तरीका इसमें डिस्कस करेंगे। समझ रहे हो बात को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में आने वाली चीज़ नहीं है बेटा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे, चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे, और कोई भी चीज़ बेटा समझ में ना आए तो आप जान रहे हो, आपका नंबर भी मेरे पास है, कमेंट सेक्शन भी होगा, अपनी बातें आप कह सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, चलो फिलहाल थैंक यू सो मच।